हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल लाइफ साइंसेस बॉटनी। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक नया टॉपिक, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में सबसे पहले आएगा कि ये सेल सिग्नलिंग होता क्या है। सेल सिग्नलिंग जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही हमारी जो सेल्स होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं और सिग्नल्स भेजते हैं एक दूसरे को। तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन। सेल सिग्नलिंग इज द पार्ट ऑफ complex system of communication that governs the basic cellular activities and coordinates the cell actions। जो भी बेसिक सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं और सेल एक्शंस हैं, उन सभी को जो है वो हम लोग किस में काउंट कर रहे हैं, सेल सिग्नलिंग के थ्रू ही वो होते हैं। जैसे द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू परसीव एंड करेक्टली रिस्पॉन्ड टू देयर माइक्रो एनवायरनमेंट इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर और इम्यूनिटी एज वेल एज नॉर्मल टिश्यू होम्योस्टेसिस। टिश्यू रिपेयर के लिए या फिर इम्यूनिटी के लिए या फिर नॉर्मल टिश्यू होम्योस्टेसिस के लिए जो भी है सेल सिग्नलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेल्स का वहाँ पे जैसे डेवलपमेंट होनी है, किसी बॉडी की जो वो डेवलपमेंट होनी है, उसकी ग्रोथ होनी है, तब भी सेल सिग्नलिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एरर्स इन सेलुलर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग are responsible for diseases such as cancer, autoimmunity diseases and diabetes. By understanding cell signaling, disease may be treated effectively and theoretically artificial tissues may be created। कि यहाँ पे सेल सिग्नलिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सेल सिग्नलिंग पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है कि अगर हम लोग सेल सिग्नलिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो उससे जो उसकी एबनॉर्मेलिटी के कारण, सेल सिग्नलिंग में जो एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसके कारण जो है वो कोई भी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, तो उसको समझने में आसानी होगी और उसको ट्रीट करने में आसानी होगी। जैसे कैंसर है, कैंसर का आपको पता है कि जो ओंकोजीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके लिए ओंकोजीन्स जो वो सेल डिवीज़न के लिए जो वो आगे जिम्मेवार होते हैं, सेल डिवाइड करती जाती है, लेकिन उनको जो स्टॉप वाला सिग्नल है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करती जाती है। नेक्स्ट है ऑटोइम्यूनिटी डिजीजेज या डायबिटिक डिजीजेज। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, आपको पता है कि इंसुलिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंड करता है, जिसके कारण जो है वो ग्लूकोज का इंटेक किया जाता है वेसल्स में। तो वैसे करके जो है वो ग्लूकोज का इंटेक किया जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो, जैसे हार्मोन्स जो है वो एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कम या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम जो वो कम प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो सेल्स में रिस्पॉन्ड, अब इसमें सेल्स जो है वो कहाँ पे सिग्नल कहाँ से आता है, तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करती हैं। सेल्स मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्स एंड टू एसेंशियल सिग्नल्स इन देयर एनवायरनमेंट। दीज आर ऑफन केमिकल्स, या तो वो केमिकल हो सकते हैं, ऑफन केमिकल्स मतलब ज़्यादातर वो केमिकल्स ही होते हैं। इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको हम ECF भी बोलते हैं, ECF भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट इज द डिस्टेंट लोकेशंस पे भी होता है। डिस्टेंट लोकेशंस पे भी सेल सिग्नलिंग की जाती है, सिग्नलिंग बाय हार्मोन्स, और नियर बाय सेल्स की जो है वो साइटोकाइनेंस के थ्रू हो सकती है या फिर सिक्रेटेड बाय देमसेल्स, कि सेल्स जो है वो खुद के लिए भी जो है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, द लॉन्ग रेंज ऑलोस्टेरी इज ऑफन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग इवेंट। लॉन्ग रेंज ऑलोस्टेरी भी हो सकता है इसमें जो सेल सिग्नलिंग इवेंट है।
तब डिफाइन करते हैं कि सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन होता क्या है। तो वैसे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेल सिग्नलिंग क्या चीज़ है, तो इसके साथ जो वो सिग्नल ट्रांसडक्शन भी पढ़ेंगे हम। सेल सिग्नलिंग इज अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। हाउ वन ग्रुप ऑफ सेल इन्फॉर्म्स अदर ग्रुप ऑफ सेल व्हाट टू डू। कि कोई भी सेल जो है या सेल्स का ग्रुप जो है वो कैसे बताता है या कैसे दूसरे ग्रुप को इन्फॉर्म करेगा कि आपको आगे क्या करना है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या चीज़ है? सिग्नल ट्रांसडक्शन रेफर्स टू हाउ द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल कैन प्रोड्यूस ए चेंज in the intracellular state of cell without initial signal crossing the membrane। कि कोई भी सिग्नल ट्रांसडक्शन है, कोई भी चीज़ जो है वो कैसे सेल के अंदर जो है वो चेंज ला रही है, दैट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। It refers to how the presence of an extracellular signal can produce a change in the intracellular state of the cell without the initial signal crossing the membrane। कि कोई इनिशियल सिग्नल, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, सेल के इंटरनल स्टेट जो है उसको चेंज कर रहा है, इंट्रा सेलुलर स्टेट को जो है वो चेंज कर रहा है और वो अंदर एंटर भी नहीं हो रहा है विदाउट द इनिशियल सिग्नल क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो जैसे ये रिसेप्टर है, दैट वन इज रिसेप्टर एंड इसके साथ जो वो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है साथ में ही, और साथ में ही जी प्रोटीन होता है। तो जी प्रोटीन के बारे में हम एक्सटेंसिवली बाद में स्टडी करेंगे। तो ये समझने के लिए कि ये तीन चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो है वो इस रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड कर देता है। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर ये है। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, तब क्या होगा कि ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है उसके साथ जो जी प्रोटीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे रिसेप्टर और स्टिमुलेंट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है इफेक्टर मॉलिक्यूल को। जब इफेक्टर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा तो ये आगे जो है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे जो है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा और ये सिग्नल्स जो है वो सेल के अंदर जो है वो चेंज लाएंगे। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो पेप्टाइड्स बनाने के लिए सिग्नल्स जो वो डीएनए के अंदर जाए, न्यूक्लियस के अंदर जाए, या फिर एंजाइम्स बनाने के लिए जाए, कोई भी सिग्नल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे भी एक चीज़ और भी बताई हुई है कि इस तरीके का रिसेप्टर भी हो सकता है। यहाँ पे रिसेप्टर जो इनएक्टिव फॉर्म में है और इफेक्टर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म है। जब यहाँ पे स्टिमुलस लग जाता है, यानी कि लिगेंड मॉलिक्यूल जो वो लग जाएगा, तब क्या होगा, ये रिसेप्टर इसके साथ जो है आगे इफेक्टर मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन कर जाएंगे और इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करने पे ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेट होने के बाद जो वो सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें किसी भी तरह के जो वो इंटरनल चेंज आ सकता है, या तो फिर पेप्टाइड्स बनाने के लिए, या फिर एंजाइम बनाने के लिए, या फिर कोई और हार्मोन्स, कोई भी चीज़ जो वो बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। कि अगर सेल सिग्नलिंग हो रही है या सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है? वाई डू सेल कम्युनिकेट्स? हाउ आर द सिग्नल ट्रांसमिटेड बिटवीन सेल्स? हाउ आर द सिग्नल ट्रांसमिटेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू सेल इंटीरियर? एंड हाउ आर सिग्नल ट्रांसमिटेड विद इन द सेल? हाउ डू सिग्नल्स अफेक्ट ए सेल फंक्शन? कि कैसे ये सेल फंक्शन को जो अफेक्ट कर सकता है, कैसे ये सेल जो
सेल्स जो वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। वाई, ये इनको ज़रूरत क्या है आपस में कम्युनिकेट करने की? ठीक है, एक सेल जो है वो लार्ज हो जाए, एक सेल जैसे इन दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत क्या है? वो इसलिए क्योंकि होमियोस्टेसिस मतलब एक जैसा वातावरण बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे सेल को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं व्हाई डू। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर है व्हाई डू सेल कम्युनिकेट्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सेल डिफरेंशिएट टू अडॉप्ट स्पेशलाइज्ड रोल। Cell differentiate to adopt specialized role, and cell need to know whether to live or die or divide. सेल को पता होना चाहिए कि उसको जीना है, उसको लिविंग रहना है, या फिर उसको एपोप्टोसिस करनी है, इट हैव टू डाई और डिवाइड, या फिर उसको अपनी तरह जो दो डॉटर सेल्स जो वो प्रोड्यूस करनी है, या फिर न्यूरो ट्रांसमिशन करनी है यहाँ पे, या रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म करना है कि कोई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन करनी है, या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करनी है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आपको पता है कहाँ पे होती है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो होती है हमारी मसल सेल्स में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपेयर करने हैं। नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग होती कैसे है? तो या तो फिर वो एडजेसेंट सेल्स में तो हो सकता है कि वो गैप जंक्शन के थ्रू हो। ठीक है, गैप जंक्शंस जो आपको गैप जंक्शंस क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं आपस में दो सेल्स के बीच में। या फिर यहाँ पे हो सकता है सिग्नलिंग बाय सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स, कि एक सेल जो है वो सिग्नलिंग सेल है जो कि कुछ एक मॉलिक्यूल्स जो है वो सिक्रेट कर रही है। मॉलिक्यूल सिक्रेट करने के बाद जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स पे लग रहे हैं? जो टारगेट सेल हैं उसके रिसेप्टर्स पे यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे इस सेल में आगे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज सिग्नलिंग बाय द सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट वन इज द सिग्नलिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स के साथ जो वो भी सिग्नलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो एक की मेम्ब्रेन पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, दूसरे की मेम्ब्रेन पे जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा। तो उसके साथ ही यहाँ पे सिग्नल्स जो है वो आगे प्रोवाइड किए जा रहा है। दैट वन इज सिग्नलिंग सेल एंड दैट वन इज द टारगेट सेल्स। स्टेप्स इन सेल सिग्नलिंग। तो इसके स्टेप्स कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो थोड़ा बॉक्स जो है वो छोटा रहेगा, कोई बात नहीं। स्टेप्स में सबसे पहले जो है वो सिंथेसिस होती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की। तो उसकी लोकेशन कोई भी हो सकती है, कोई ग्लैंड हो सकता है, कोई सेल हो सकती है। तो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सबसे पहले जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है सिंथेसाइज करने के बाद जो उस जगह से जो है वो रिलीज किया जाता है, उसको रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, उसको रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल टू टारगेट सेल। अगर एडजेसेंट सेल है तब तो इतना ट्रांसपोर्ट एजेंट की बात जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर डिस्टेंट सिग्नलिंग है तो वहाँ पे क्या करने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज द डिटेक्शन एंड वाइंडिंग ऑफ सिग्नल बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर। जैसे कि आपने पहले डायग्राम में देखा कि कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या फिर लिगेंड है, वो सबसे पहले आके जो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। फिर है नेक्स्ट स्टेप है चेंजेस ड्यू टू रिसेप्टर सिग्नल कॉम्प्लेक्स। जब रिसेप्टर सिग्नल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वहाँ पे क्या होती है? चेंज आती है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि जब रिसेप्टर के साथ जो लिगेंड अटैच हो रहा है तब वहाँ पे इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जा रहा है, और इफेक्टर मॉलिक्यूल के एक्टिवेट होने के साथ ही जो है वो सिग्नल आगे एम्पलीफाई हो जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज द सिग्नल रिमूवल एंड रिस्पॉन्स टर्मिनेशन।
कि जब रिक्वायरमेंट, सेल की रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म होगी, मान लीजिए जाए कि कोई हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करना है, हार्मोन प्रोड्यूस करना है, तो हार्मोन प्रोड्यूस कितना करना है, तो हार्मोन जो है वो ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट में ही प्रोड्यूस होते हैं मैक्सिमम, तो उतना जब प्रोड्यूस हो चुका है, उतनी सिग्नलिंग हो चुकी है, तब उस रिस्पॉन्स को जो वो टर्मिनेट किया जाता है, दैट वन इज द लास्ट स्टेप। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। जो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन है, उसमें इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन जो वो कितनी तरह की होती है। इंटरसेलुलर मतलब कि दो सेल्स के बीच में। तो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासिफिकेशन की, इसकी ये क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होता है कि कहीं भी सिग्नल नहीं जाता है बिटवीन द सेल, वो कोई सेल जो है वो खुद ही अपने आप को जो है वो सिग्नल देती है। ऑटोक्राइन सिग्नल्स टारगेट्स द सेल इटसेल्फ। यहाँ पे सेल जो है वो खुद ही टारगेट होती है। एंड समटाइम ऑटोक्राइन सेल्स कैन टारगेट सेल्स क्लोज्ड बाय इफ एनी आर सेम टाइप ऑफ सेल एज द इमिटिंग सेल। अगर वो सेम टाइप ऑफ सेल है, इमिटिंग सेल्स की तरह जो बिल्कुल उसके लिए आइडेंटिकल है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी वही रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए जो है वो अपने साथ वाली सेल को भी सिग्नल कर सकती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दिस आर इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द पैराक्राइन। पैराक्राइन सिग्नल टारगेट्स द सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ इमिटिंग सेल। जैसे कोई एक सेल है, उसके साथ जो है वो ये सेल जो है वो कोई सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए। तो ये क्या करेगी, साथ वाले जो इसकी विसिनिटी में जो भी सेल प्रेजेंट होगी उसको जो है वो ये सिग्नल प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे रिसेप्टर होगा और इसके साथ जो वो रिसेप्टर के साथ ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाएगा और उसके साथ ही आगे सिग्नलिंग प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन की जाएगी। ओके, तो जो पैराक्राइन है उसका एग्जांपल में आएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है इसका एग्जांपल होंगे। और पैराक्राइन में ये भी चीज़ आ सकती है विसिनिटी ऑफ सेल्स में, मतलब कोई सेल है तो एक सेल तो मैंने आपको बताई, जैसे एक सेल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो एक सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक सेल जो है वो उसकी विसिनिटी में साथ में एक और सेल प्रेजेंट है, साथ में एक और सेल प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगी, ये वाली सेल जो है वो अगर सिग्नल प्रोड्यूस करेगी तो ये अपनी विसिनिटी में इसको भी दे सकती है। तो इसके साथ पैराक्राइन के साथ जो है वो एक और चीज़ आती है साइनेप्टिक सिग्नलिंग। तो साइनेप्टिक सिग्नलिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है न्यूरोट्रांसमीटर की। ठीक है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग या एंडोक्राइन सिग्नल्स दैट टारगेट्स द distant cells. Endocrine cells produce hormones that travel through the blood to reach all the parts of body. ठीक है, एंडोक्राइन सिग्नल्स क्या करते हैं कि ये ब्लड के थ्रू जो वो ट्रैवल किए करते हैं कोई भी जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, और वहाँ पे जाके जहाँ पे पर्टिकुलर टारगेट होना है वहाँ पे जाके ये रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। तो ये ब्लड के थ्रू जो वो डिस्टेंट पोजीशन पे पहुँचाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग टारगेट्स एडजस्टिंग या टचिंग सेल्स। जो एडजस्टिंग जो टचिंग सेल्स हैं उनके साथ जो है वो ये यहाँ पे सिग्नलिंग की जाती है। और दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड अलोंग द सेल मेम्ब्रेन्स बाय प्रोटीन्स और लिपिड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पैराक्राइन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, पैराक्राइन में आपको मैंने ये भी बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आती हैं, या यहाँ पे भी विसिनिटी ऑफ सेल्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, जो उसके नज़दीक की सेल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे टचिंग सेल्स के साथ जो है वो कैसे सिग्नल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में छोड़े जाते हैं और उसके थ्रू जो वो आगे रिसेप्टर के दूसरी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडजस्टेंट
along with the cell membrane by protein or lipid component integral to the membrane and are capable of affecting either the emitting cell or the cell immediately adjacent। ठीक है, इन दोनों सेल्स को भी, जो emitting सेल है मतलब कि जो सिक्रेट कर रही है पर्टिकुलर सिग्नल को, उसको भी इफेक्ट कर सकती है, और सेल दैट इज इमीडिएटली एडजेसेंट, उसको साथ ही जो प्रेजेंट हो सकती है उसको भी इफेक्ट कर सकती है। तो इसमें डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। ऑटोक्राइन बहुत ही सिंपल है। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मतलब कि इंटरनली जो है वो सेल के करेगी, इंटरनली जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेगी, और जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो वो इसको बाहर, इन सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे और टारगेट सेल्स ऑन द सेम सेल, टारगेट साइट भी वो सेम सेल पे प्रेजेंट होगी। और ये वाई शेप जो बनाया गया है ये दैट इज द रिसेप्टर, दैट इज रिसेप्टर मॉलिक्यूल एंड मेम्ब्रेन अटैच्ड सिग्नल। अगर इस तरीके के मॉलिक्यूल जो वो, जैसे इस तरीके का मॉलिक्यूल जो बनाया है दैट इज मेम्ब्रेन अटैच्ड सिग्नल, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है इसके साथ जब अटैच हो गया तो इसके खुद ही अपने अंदर जो है वो इंटरनल चेंजेस लाने के लिए सेल ऐसा करती है। तो इसका एग्जांपल क्या है, साइटोकाइंस क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इम्यून सेल्स भी ऐसे करते हैं। और ग्रोथ फैक्टर्स के लिए भी सेल जो यहाँ पे ऐसे किया जाता है। क्या हो गया, नेक्स्ट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है, जैसे सिक्रेटरी सेल है, सिक्रेटरी सेल जो है वो दूसरी सेल पे इफेक्ट करेगी, उसके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे सेल पे इफेक्ट करेंगे, दैट इज एडजेसेंट टारगेट सेल। एडजेसेंट टारगेट सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर ये बाइंड करते हैं मॉलिक्यूल्स। या इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स आर नर्व और नर्व मसल सेल और साइटोकाइंस भी ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो कि हार्मोनल सिग्नलिंग, जिसमें हार्मोनल सिग्नलिंग भी हो सकती है। तो एंडोक्राइन यहाँ पे क्या है, सेल्स हैं या कोई ऑर्गन है, हार्मोन सिक्रेशन इनटू द ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कि ब्लड में अपने जो हॉर्मोन्स हैं उनको सिक्रेट कर रहा है, और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता हुआ जो वो डिस्टेंट टारगेट सेल्स पर पहुंचता है। ठीक है, तो उनके रिसेप्टर्स पे यहाँ पे बाइंड कर लेगा, और उसके साथ ही जो है यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और सिग्नल प्रोड्यूस होने के साथ साथ जो है उन सेल्स में चेंजेस आएंगे। तो इसका एग्जांपल है पेप्टाइड एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। पेप्टाइड एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट इज द जस्टोक्राइन सिग्नलिंग। जस्टोक्राइन सिग्नलिंग में आपको बताया था कि एडजेसेंट और टचिंग सेल में होता है, तो ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जो है वो अटैचमेंट होती है। नॉच सिग्नलिंग मतलब कि जो नेबरिंग सेल्स के बीच में सिग्नलिंग होती है, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया है एक नॉच सिग्नलिंग। और मेम्ब्रेन एंकर्ड लिगेंड्स होते हैं। मेम्ब्रेन एंकर्ड लिगेंड्स मतलब कि एक में यहाँ पे जी, यहाँ एक सेल में जो वो रिसेप्टर होगा, और दूसरी सेल के साथ जो मेम्ब्रेन के साथ बाइंड क्या होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, दैट इज द जस्टोक्राइन सिग्नलिंग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा और आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।